यस, देखो 11 की 3 स्टेप्स हैं चेंज के, फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, मूविंग, ये 3 स्टेप्स हैं। अनफ्रीजिंग, दीज आर द स्टेज अकॉर्डिंग टू द 11 कि इनिशियली हम एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं और बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं और वी डोंट लाइक दैट सिस्टम, वी डोंट लाइक दैट पॉलिसी और वी वांट टू बी चेंज, और हम कंफर्म नहीं करते, यानी कंफर्मिटी मीन्स यानी बहामी आहंगी नहीं होती और इख्तलाफात ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऐसे में ऐसी मूविंग फोर्सेस होती हैं जो चाहती हैं कि इसको बदलाव लेके आया जाए, चेंज लेके आया जाए। तो वो उसको शेकल करते हैं, वो मूवमेंट चलाते हैं, वो एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो पॉलिसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ये कुछ अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, इनको बदलने की ज़रूरत है, इनको चेंज करना है। अब ऐसे में रेजिस्टेंस भी आएगी, कुछ लोग हामी होंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ होंगे, क्योंकि चेंज ऐसे नहीं आ जाता कि सारे लोग उस बात को मानने लग जाएं और कुछ सालों बाद फिर वो आप देखेंगे रेशियो दोबारा से चेंज का रेशियो है या रेजिस्टेंस का रेशियो ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो अनफ्रीजिंग है। अनफ्रीजिंग का मतलब शक्ल द ओल्डन आइडियाज़, द ओल्डन पॉलिसीज इन द सिस्टम और मेक एफर्ट टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यू चेंज by by the pressure groups, right? अनफ्रीजिंग के बाद फिर जब वो सिस्टम जो है ना, इनकलाब जिंदाबाद, बदलाव लेकर आए, तब्दीली, चेंज आना चाहिए, बदलो ज़माना, बाहर निकलो, ये सही नहीं है, ऐसे ऐसे नारे, ऐसे इनकलाब, ऐसे रिवोल्यूशन, ऐसी मूवमेंट जिसमें सब कुछ बदलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जब आप कहते हैं, जो लोग आवाज़ लगा रहे होंगे कि भाई हमें बदलाव चाहिए, फिर आखिर में वो विन कर जाएंगे, यानी उनकी बात मान ली जाएगी। तो वो फिर एक मूविंग स्टेज में आ गए, यानी मूविंग फ्रॉम द स्टेटस को टू द डिजायर एंड स्टेज, यानी जो वो चाहते हैं, ठीक है भाई, आप जो चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप ऐसा सिस्टम चाहते हो, आप ऐसी पॉलिसीज चाहते हो, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हो, मेक इट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, जो बनाना चाहते हो, जैसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहते हो वहाँ डेवलप करो। आपने नारा लगाया था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को बदलना है, हमें तब्दील करना है, तो बदल दो, बदल दो ज़माना, बदल दो ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेकंड स्टेज है मूविंग। स्टेटस को मतलब जो पुराने स्टेटस है उससे निकल कर आप अपनी एक डिजायर स्टेट जो आप मानते थे, आप कहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा तब्दील कर दूँ, ओके, ये है मूविंग स्टेज, कि आप उसको बदल के ऐसा कर रहे हो जैसा आपका डिजायरेबल स्टेट था। ठीक है, उसके बाद ये फ्रीज हो जाएगा, भाई जो आप चाहते थे वो आपने मूवमेंट किया और सब लोग उस बात से एग्री, 100 पीपल थे, 100 पीपल में से 90 एग्री हो गए, 10 रेजिस्ट करना है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है ना, और फिर 100% लोग एग्री कर गए तो चलो मूविंग हो गया, यानी इसका मतलब अब कोई चेंज ही नहीं है ना, अब तो ये सिस्टम फ्रीज हो गया। फ्रीज मतलब यानी जो मानते थे वो सब जगह लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, अब तो एक जैसा हो गया, अब कोई बताओ, लेकिन उनमें से भी हो सकता है कुछ लोग कुछ ना हो। हाँ, और वो फिर आवाज़ लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, तब्दीली, बदलाव, ये सिस्टम सही नहीं है, तो फिर वो जो फ्रीज़ है वो दोबारा से रीफ्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो फिर फोर्सेस आती है। तो ये प्रोसेस चलता है, यानी पहले अनफ्रीज होता है, फिर मूव करते हैं, मूवमेंट चलती है, उसके बाद जो भी सिस्टम हम मानते हैं उसको हम रीफ्रीज कर देते हैं, रीफ्रीज के बाद अगेन फिर वो सिस्टम को अनफ्रीज किया जाता है। दुनिया में जितने भी बदलाव आए, तब्दीलियाँ आई हैं, इनकलाब आए, वो ऐसे ही आए हैं कि एक सिस्टम चलता रहा कई सौ साल तक, लेकिन फिर कब तक चलेगा, लोगों को वो लगा कि ये बुरा है, इसके अंदर फ्लॉ है, और फिर एक रेवोल्यूशन आया, एक तब्दीली आई, लोग लोग जो है वो कुछ बागी, कुछ एनार्किस्ट खड़े हुए और उन्होंने सिस्टम को जो है वो बदलने की कोशिश की। अच्छा, फिर जो वो मानते थे, फिर उनके मानने वाले भी काफ़ी जुड़ते चले गए और फिर वो जो मानते थे उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, यानी सक्सेसफुल हो गए। लेकिन फिर कुछ लोग नाला होंगे, खुश ना होंगे, ना खुश होंगे, उनसे ग्रीवेंस लेके बैठे होंगे दिल में, और फिर उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी। तो इस तरह से ये जो लेविन कहता है कि ये 3 स्टेप्स हैं, चेंज मॉडल है पूरा, कि अनफ्रीज़ है जिसके अंदर शक्ल किया जा रहा है, फिर मूव करते हैं यानी मूवमेंट चलती हैं, एफर्ट्स होती हैं, और फिर जो हम मानते हैं उसको हम रीफ्रीज़ कर देते हैं। लेकिन फिर इस रीफ्रीज़ के बाद अगेंस्ट दोबारा से रेजिस्टेंस आती है और इस तरह से ये प्रोसेस साइकिल का चलता चला आता है। चेंज साइकिल इस तरह से चलती चली आती है। ठीक है, अब इसी सिस्टम को समझाने के लिए डिफरेंट डायग्राम यूज़ की हुई है। अनफ्रीजिंग द स्टेटस को जो है वो जो स्टेटस को से मुराद जो एक स्टेटस है, एक पॉइंट जो चलता चला आ रहा है, उस ड्राइविंग फोर्सेस को बदलने की कोशिश की जा रही होती है, रेजिस्टेंस करने की, रेजिस्टेंस जो सामने आती है। इस तरह से इसी थ्योरी को
इसका नाम है कॉटर। कॉटर ने जो है कहा, उसने कहा चेंज के 8 स्टेप्स हैं, यानी इसको इन्हेंस कर दिया उसने। फर्स्ट वो कहता है पहले तो अर्जेंसी देखते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि अब बहुत हो गई, पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया है और हमें बहुत लॉस हो रहा है, और अब हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डूब रही है और हमें इसको बचाना है। तो अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेकेंडली फिर आप जो है वो लोगों को ऐसे इकट्ठा करते हैं जो चेंज फैक्टर बनेंगे, एजेंट होंगे वो, और वो बदलाव की कोशिश करेंगे। थर्ड, फिर एक नया विजन दोगे, एक नई होप दोगे, एक नई सोच दोगे, जिससे लोग बदलेंगे। अब देखो ये जो इनिशियली 3 स्टेप हैं, ये तीनों अनफ्रीजिंग है ना, कि भाई अर्जेंसी की बात हो रही है, लोगों को गैदर किया जा रहा है, फिर उसके बाद उनको विजन दिया जा रहा है। अब यही लोग फिर आगे अपनी मूवमेंट चलाते हैं। यानी स्टेप नंबर 4 को देखो, तो विजन कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम क्या मानते हैं, हम क्या चाहते हैं। ठीक है, जो मार्क्सिस्ट थे, कार्ल मार्क्स, लेनिन, प्लूटो, फिर ये और आगे जाके जो है वो फेडरल कास्ट्रो, चे गेवेरो, है ना, ये सद्दाम और इस तरह के लोग, ये सब कौन थे, ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी उसको फॉलो करते रहे। तो मार्क्स ने तो आइडिया दिया ना, कम्युनिकेट किया अपना विजन, बाद में फिर दूसरे लोग उसको फॉलो करते हुए और आगे बढ़ते चले गए। और कुछ लोगों की नज़र में ये विलन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे चे गेवेरो मैंने आपको बताया, क्यूबा का जो रेवोल्यूशन लेकर आया। फेडरल कास्ट्रो जो है वो भी अगेन क्यूबा के अंदर जो है वो कम्युनिस्ट है। तो ये एक विजन का था कि भाई एंटी कैपिटलिज्म के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाई। अब ये मूवमेंट क्या थी, क्या जो है वो वट एवर द मूवमेंट इट इज़, हम बात ये करना चाह रहे हैं कि वो बैरियर चेंज लेकर आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, फिर वो बैरियर्स ख़त्म किए जाते हैं। 6 स्टेप्स में क्रिएट एंड रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म विन्स, यानी मामूली मामूली सक्सेस आपको मिलती है, को जमा करते चले जाते हैं, और यानी मूवमेंट है, तहरीकें चल रही हैं, एफर्ट्स चल रही हैं, और फिर फाइनली कंसोलिडेट हो जाता है, मर्जर हो जाता है, और लोग आपकी बात को मान लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और फाइनली फिर आप उसको, उस चेंज को रीइंफोर्समेंट कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, और उसको फिर सवाब है, जज़ा है, ये जो है वो इनाम है ना, कि अच्छा मिलेगा, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा करेंगे तो बुरा होगा। तो ये चेंज जो है वो इस तरह से हैपन होता है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट चीज इंक्रीजिंग है, 4 5 6 मूवमेंट है, और जो लास्ट के 2 हैं वो रिफ्रीज करने के लिए है, उसको सिस्टम को अप्लाई करने के लिए। तो लेवन की थ्योरी ज़्यादा इफेक्टिव है आपके सामने। ठीक है, और लेवन के जो स्टेप्स हैं इसमें ये आप याद रखें हमेशा से, अनफ्रीजिंग और रीफ्रीजिंग को याद रखें। अनफ्रीजिंग का मतलब ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो बदलाव लेकर आ रही हैं, रीफ्रीजिंग के अंदर रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। रिस्ट्रेन का मतलब यानी जो उसको रिस्ट्रेन करें, उसको रोकें और एक बैलेंस बरकरार रखें, उसको बिगड़ने दें। जो आप बदलाव तब्दीली देखो ना, नेल्सन मंडेला, मुझे याद आ गया अगेन, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक क्यों, क्योंकि वो जो बदलाव, जो चेंज लाना चाहता था, उसको लाने में कितने साल लग गए। जेल में ही बैठे बैठे प्रेसिडेंट बाहर बाहर के बन रहा है वो। ब्लैक से मूवमेंट शुरू की है, लेकिन वो वाइट का भी प्रेसिडेंट बन गया। तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है कि वो अपने उस सिस्टम को कितने अरसे तक बरकरार रखे अपनी इस पॉलिसीज़ को। इस तरह से आप जानते होंगे दुनिया में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल चेंज होंगे जिनके नारे, स्लोगन जो है वो आज से 50 साल पहले कुछ थे, लेकिन 50 साल के अंदर वो बदलाव आ गया। इसका मतलब उनके अंदर रिस्ट्रेनिंग फोर्स नहीं थी, यानी इसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो यही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है। यूनिलीवर देखो, जियो की ऑर्गेनाइजेशन देखो, और डॉन अखबार को देखो, कितने पुराने हैं। नेशनल बैंक देखो, एनपीपी पाकिस्तान बनने से भी पहले के, एमसीबी देखो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कितना बड़ा बैंक, और आप उसकी हालत देखो जाके क्या हो गया। तो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है कि जो आप चेंज लेकर आए, बदलाव लेकर आए, नई पॉलिसीज लेकर आए, या आपकी सक्सेस है, उसको कितने अरसे तक आप बरकरार रखते हो। रिस्ट्रेन का मतलब उसको मेंटेन करके रखो। तो ये दो हमारे सामने पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और चेंज ऐसे नहीं आता। चेंज के लिए आप रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं, आप डाटा बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में खास करके फोकस करते हैं कि हमें किस तरह से बदलाव लेकर आना है। डायग्नोस करोगे, एनालिसिस करोगे, लोगों से फीडबैक लोगे, फिर एक्शन लोगे, और फिर एक्शन में गलतियाँ आएंगी, उसको इवेल्यूएट करोगे। ये हमारे पास स्टेप्स हैं। So organizational development technique क्या है? These are the technique that when we apply all organizational uh, behavior policies into an organization,
and how we train and how we improve the performances of an employee. The organizational development technique help us respect for each other, tolerance for each other, improve their skills together, openness to each other. These are the tasks for OD. सो ये ओडी की टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं. ओडी मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का फंक्शन एंड गोल क्या है? ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. एंड हाउ दे ब्रिंग द चेंज? द फर्स्ट वन इज सेंसिटिव ट्रेनिंग. उनको ट्रेन किया जाता है, टी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, यानी ट्रेनिंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और उनके बिहेवियर में बदलाव लिया जाता है, उनको चेंज किया जाता है. उनके अंदर इस तरह के मोल्ड किया जाता है, शेप किया जाता है उनकी पर्सनालिटी को, जो कि एक्सेप्टेबल हो, चेंज हो, नए हो. अवेयरनेस देना, सेल्फ बताना, इम्प्रूवमेंट करना, स्किल ट्रेनिंग कराना, ठीक है, लिस्टिंग डेवलप करना, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, कि टीम वर्क कैसे काम करना है. सेकेंडली, सर्वे फीडबैक अप्रोच. एक क्वेश्चन क्रिएट करके लोगों से जो पार्टिसिपेंट हैं उनका परसेप्शन पूछा जाता है कि आपको ये बदलाव कैसा लगा ये चेंज, क्या इसको ऐसा होना चाहिए, या इसके अंदर हम मज़ीद कुछ तब्दीली लेकर आएँ, इसको अमेंड करें. इस तरह से जो लोगों की रेजिस्टेंस है वो रिजॉल्व हो जाती है बड़ी जल्दी, सर्वे फीडबैक अप्रोच के जरिए. एक और ओडी टेक्निक है पीसी, यानी प्रोसेस कंसल्टेशन, के कंसल्टेंट को एक एज इन क्लाइंट वो इंसाइट देता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, कि विद इन द क्लाइंट और बिटवीन द क्लाइंट, कि अदर पीपल क्या उसको परसीव कर रहे हैं और हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो ये प्रोसेस कंसल्टेशन, यानी हमारा जो मेथड है, हमारा प्रोसेस है, कि हम उस पूरे स्टेप्स में देखेंगे कहाँ हमसे हमारा जो है वो परफॉर्मेंसेस, बिहेवियर जो है वो लैक कर रहा है, हमें इम्प्रूव करने की उसको सख्त ज़रूरत है. कंसल्टेंट से बात कर ली जाती है. टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसी टीम जो हैं, जो इफ़ेक्टिव टीम होती हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग होती हैं, उनको गैदर किया जाता है. और इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, ये उनके एटीट्यूड बदलने के लिए स्टीरियोटाइपिंग के लोगों के बारे में एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, रॉन्ग परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, उसको रिमूव करने के लिए इंटर ग्रुप डेवलपमेंट की जाती है. बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं लोगों को एक दूसरे के साथ टीम में, तो उसको रिजॉल्व करना, ये सब ओबी जो है वो, यानी चेंज किया जा रहा है बिहेवियर को. और लास्ट, इंक्वायरी. ये भी है, पूछा जाता है कि क्या आइडेंटिफाई यूनिक क्वालिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस बताओ. शॉर्ट एनालिसिस जो किया जाता है, जिससे थोड़ा आपको इम्प्रूव करने में आसानी रहती है. और एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंसेस है, एम्प्लॉयर वो नोट डाउन करता है. स्टेप्स ये हैं: डिस्कवरी, रिकॉलिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, ताकि हम उसको मेंटेन रखें. ड्रीमिंग, क्या चाहते हैं आप. Speculation future, कि what do you want to be see and what do you want to be change in the future. Design, what vision you have regarding the our organization and your destiny, कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो और आपके कौन से गोल्स यहाँ पे रहते हुए फुलफिल हो जाते हैं. तो ये सारा जो है वो चेंज है. अब इस चेंज के साथ एक वर्ड हमारे पास ऐड हो रहा है, और ये फिर हम देखते हैं इसमें, क्रिएटिंग अ कल्चर फॉर द चेंज. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर ही नहीं होता किसका, चेंज का. सालों साल, 60-60 साल, 70-70 साल वो वही घिसा पिटा निज़ाम चल रहा है उनके पास. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी रिजिड किस्म के. और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को बदलती हैं, चेंज लेकर आती हैं, इनोवेशन लेकर आती हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कल्चर होना चाहिए चेंज का. चेंज कल्चर जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो एक्सेप्टेंस होती है. और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि नए नए आइडियाज़ अप्लाई किए जाते हैं, इनिशिएटिव लिए जाते हैं, प्रोडक्ट के साथ, प्रोसेस के साथ, सर्विसेज के साथ, टेक्निक्स के साथ. ठीक है. कुछ लोग इनोवेटिव क्यों नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कहते हैं कि रिसोर्स नहीं होते, या फिर मैनेजर बेचारा कोई नया आता है अपने आइडियाज़ के साथ, मगर वो उसका टेन्योर ही कम होता है कि वो कैसे एग्जीक्यूट कर सके. ठीक है. और जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता, आइडियाज़ से बहुत ज़बरदस्त होते हैं मगर वो टीम तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते. ये सोर्स ऑफ इनोवेशन है. और जो ऐसा कर लेता है वो फिर कामयाब हो जाता है. तो इन्वेंशन, इनोवेशंस इसी से होती है. स्टिमुलेटिंग, अच्छा ये फिर पॉइंट है कि आइडिया चैंपियन, वही नए नए आइडियाज़ डेवलप किए जाते हैं जब जब चेंज की बात होती है, चेंज को प्रमोट किया जाता है.
अगर आप कोई कहें कि नहीं ये हमारे उसूल हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बदलेंगी, तो ये फिर तो आइडियाज़ और इनोवेशन का कॉन्सेप्ट वहीं किल हो जाता है और कोई इनोवेटिव भी नहीं होगा। लोग कहेंगे वही पुराने फरसूदा लोग हैं, यही चलाते रहेंगे, और जो नए जदीद लोग आ रहे हैं उनको फिर इनकरेज भी नहीं होगा और कोई सपोर्ट भी नहीं बनेगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस ज़रा ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा होता है, यानी आपको एक बात सीखने को मिली कि जब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रमोट किया जाता है, चेंज कल्चर को प्रमोट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इनोवेशन एंड इन्वेंशन, ठीक है। आइडियाज जनरेट होते हैं ज़बरदस्त किस्म के। और कहते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सब एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो तुम जो है वो ऐसे कर सकते हो, तुम अपने रूटीन को बदल सकते हो, अपनी पॉलिसीज़ बता सकते हो, मैं तुम्हें आसान तरीका बता देता तुम्हें काम करने का, जिससे तुम्हें आसान, हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके। तो एक सिंगल लूप लर्निंग है जिसमें लोग अपने एरर करेक्ट रोजाना की बेसिस पे करेक्ट कर लेते हैं। डबल लूप लर्निंग दोनों तरफ से जो है वो करेक्शन हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी और इंडिविजुअल, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी उनको ट्रेन करके उनकी गलतियों को सुधार रही है और बता रही है, और इंडिविजुअल भी, ठीक है। अब ये फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि भाई काम करें तो शेयर विजन होना चाहिए, कम्युनिकेट करें प्रॉपरली एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप उनका स्ट्रॉन्ग हो, बेटर हो, पुराने आइडियाज़ ना हो उनके, पुराने फरसूदा ख्यालात से बाहर निकल कर बात करें और अपना विजन लोगों के साथ जो है वो शेयर करें। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, देखो लर्निंग का मतलब ही क्या, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी दोस ऑर्गेनाइजेशन दैट दे वांट, दे आर विलिंग टू चेंज देयर बिहेवियर, जो अपने बिहेवियर को बदलाव करता है, चेंज चाहते हैं, वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो सीखना चाहती है। और जो कहता है नहीं भाई मैं कुछ नहीं सीख रहा, मुझे पढ़ के सुन के जान के ट्रेनिंग लेके कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, इसका मतलब वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो अपने अंदर लर्निंग की एबिलिटी को डेवलप ही नहीं कर रही। अच्छा, मैं ज़रा इसको कंप्लीट करने से पहले आपके अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं।